अगर छप्पा वोट नहीं होता, अगर वोट में रिगिंग नहीं होता, हम बोल सकते हैं कितना सीट हम जीतते हैं। हिंदुस्तान कैसे होगा? सेकुलर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब पूछा अम्बेडकर ने, जो स्टेट अर्थात हमारे हिंदुस्तान को धर्म क्या होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं आपका दोस्त नूर आलम। आज ईद के मौके पे हम हैं कमेटी विधानसभा के एक्स एमएलए मानस मुखर्जी साहब के साथ। आज यहाँ पे एक छोटी सी ईद मिलन की प्रोग्राम थी जिसमें वो आए हुए थे। सबसे पहले मैं अपनी और मेरी पूरी टीम की जानिब से मेरे सारे व्यूवर्स को ईद का मुबारकबाद दे दूँ। दादा, आज जो ईद मिलन पार्टी में आया, ईद के खुशी के मौके पर क्या कहेंगे आप? सबको को ईद मुबारक। और सबसे अच्छा हुआ पिछले 3-4 दिन से मौसम बहुत अच्छा है। ये बात सही है, जब शाही मैदान पर नमाज होता था थोड़ा बारिश हुआ, लेकिन बारिश का बाद जो मौसम है आज भी वो भी अच्छा है। और बहुत दुख की बात है, अभी जब पश्चिम बंगाल में हमारे मुसलमान भाई बहनों ईद मना रहा है, सारे हिंदुस्तान में कुछ कुछ जगह पर दंगा फसाद हो रहा है। कल भी हुआ राजस्थान में, जयपुर में, आज भी हुआ जोधपुर में। ये बड़ी दुख की बात, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, हम लोग सब एक साथ भाईचारिता का माहौल आगे बढ़ाने चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी पश्चिम बंगाल में थोड़ा टेंशन है। ये टेंशन के खिलाफ सारे सेकुलर फोर्स को एक साथ चलने पड़ेगा। और ख़ास करके कमेटी में हम तो जब स्कूल का स्टूडेंट था उसी टाइम में, कॉलेज का स्टूडेंट था उसी टाइम से आ रहा है। मैंने अपने चौकों में देखा, जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ उसी दिन जब लक्ष्मी मंदिर के ऊपर कुछ आदमी ने हमला करने का कोशिश किया, हमारे मुसलमान भाई लोग खड़ा होकर उसको रोका। यही है कमेटी का माहौल, यह है हमारा कमेटी। इसके लिए हम बहुत गर्वित हैं। जैसा कि आपने कहा, हमने देखा भी आज मध्य प्रदेश में, जैसा हम लोगों ने देखा कि कर्फ्यू के साए में नमाज, लोग घर पे नमाज पढ़े। नमाज के बाद कश्मीर में पथराव हुआ और आपका राजस्थान जोधपुर में हुआ, अभी भी माहौल गर्म चल रहा है। तो दादा, ये महज एक इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग है जो इलेक्शन आते वक्त इस तरह के मुद्दे गर्म हो जाते हैं? देखिए, मेरा आइडिया से जो हो रहा है, एक टीम काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में ये दंगा फसाद के लिए। तुम कौन है? हम हिंदू है। तुम कौन है? हम मुसलमान है। तुम कौन है? हम क्रिश्चियन है। लेकिन हम हिंदुस्तानी है, हम इंडियन है। ये बात हम नहीं बोले, इसमें ऐसा माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाने का कोशिश कर रहा है। ये वो हिंदुस्तान के खिलाफ जा रहा है, जैसे कश्मीर में हो रहा है, जैसे रामनवमी का लेके 5-6 स्टेट में हुआ। ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इश्फाकुल्लाह एक साथ जन्म दिया, इसीलिए हिंदुस्तान हुआ। इसी हिंदुस्तान को बिगाड़ने का जो कोशिश हो रहा है, हम सब एक साथ मिल के, सेकुलर फोर्स एक साथ मिल के इसको खिलाफ जाना चाहिए, नहीं तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। दादा, जैसा कि और हम लोग हिंदुस्तान जो सरकार कह रही है कि हम लोग विश्व गुरु होंगे। कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था पटना में, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो जब वो जाता है ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में, तो लाइट ना रहने की वजह से मोबाइल के लाइट से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हम अभी इस स्थिति में हैं और एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हम विश्व गुरु बनने के कगार पे हैं। क्या कहेंगे सर इस बार? देखिए, गवर्नमेंट का नेचर होना चाहिए सेकुलर। बाबा साहेब अम्बेडकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें हिंदुस्तान कैसे होगा? सेकुलर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब पूछा अम्बेडकर ने, जो स्टेट अर्थात हमारे हिंदुस्तान को धर्म क्या होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, देश तो मुल्क को कोई धर्म नहीं होना चाहिए। जब मौलाना आज़ाद, जब पूरे हिंदुस्तान में हमारा देश जब बांट लिया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ, उस टाइम में बहुत सारे आदमी, कुछ हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा था, कुछ आदमी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पंडित जी ने पूछा, जवाहरलाल नेहरू, जी आप क्या चाहते हैं? बोले हम हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में रहेंगे। उसी टाइम में नेहरू जी ने बताया, ये आप जाइए मस्जिद से ऐलान करिए
ये कोई भी हिंदुस्तान छोड़ के मत जाओ, ये हमारा देश है। यही तो हमारा भावना था, देश का जो फ्रीडम फाइटर था, यही भावना से तो फाइट किया। इसी को बरकरार रखना सब कोई आदमी को काम है। एक और हम लोग देखते हैं जो देश कट्टरवाद है, धार्मिक कट्टरता है, चाहे से पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, जो देश कट्टरवाद है अपने रिलीजन को लेकर के, वो देश आगे नहीं बढ़ पाता है। तो क्या हम लोग भी उसी रास्ते की तरफ चल रहे हैं, हमारे देश उसी तरफ चल रहे हैं? ना, हम अभी ऐसा नहीं बोलना चाहते हैं जो उसी रास्ता चल रहा है, क्योंकि जो हिंदू है उस लोग में भी सेकुलर ज़्यादा है, जो मुसलमान जो है उसमें लोगों में भी सेकुलर ज़्यादा है। इसीलिए मेरा ख्याल से हिंदुस्तान में कोई कट्टरवादी का जन्म हो सकता है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। तो क्या ये सारा कुछ जो हो रहा है, जो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ है, इसको लेकर के सब डाइवर्ट करने का, माइंड डाइवर्ट करने का सब प्लान है? ये बात आपने सही बताया। और बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी भी फिर इसी का कारण जो पूरे हिंदुस्तान में जो फंड का क्राइसिस है, इसी का कारण कई आदमी धर्म से आदमी को फर्क करना चाहता है, उसको ढकने के लिए। एक सवाल आपके पार्टी के जानिब से, जैसे कि 2015 में जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे, तो सीपीएम के 5 कैंडिडेट थे, जो 5 कैंडिडेट सीट पे आपका कब्जा था। उसके बाद जो इस बार इलेक्शन हुआ 2022 में, जिसमें सीपीएम ने सिर्फ 1 सीट हासिल किया, और कुछ दिनों बाद देखा गया कि सीपीआईएम ने अपने कैंडिडेट को एक्सपेल्ड कर दिया। तो इस बारे में अगर आप कुछ रोशनी डालें तो। देखिए, मैं तो मेरा बहुत दिन से हम पार्टी कर रहा है, मेरा हो गया 55-56 साल हो गया मेरा पार्टी करने का। मेरा ज़िंदगी में हमने कभी नहीं देखा पार्टी लाइफ में जे हमारे कोई जीते हुआ कैंडिडेट जीतने का बाद सीधा चला जाता है टीएमसी लीडर को साथ मिलने के लिए। अब मैंने नहीं देखा, और मेरा पश्चिम बंगाल में ऐसा घटना नहीं हुआ। बहुत दुख की बात है, किसी को एक्सपेल करना बहुत खुशी का बात नहीं है, लेकिन दुख की बात है उसको एक्सपेल करने पर। अगर वो सोचेंगे जो गलती किया वो पार्टी में आ सकता है। अभी भी रास्ता खुला है? रास्ता तो सबको के लिए खुला है। आगे की रणनीति आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्योंकि जहां एक सीट पे आप काबिज हुए थे, वो भी कैंडिडेट आपके हाथ से निकल गया था। आने वाले वक्त में सीपीआईएम अपने वकार को बचाने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए और क्या रणनीति करेगी कि यहाँ पे लोग सीपीएम को फिर से दोबारा वो सीपीएम देखे जो पहले काम किया करते थे, इसके जो कॉमरेड रहे वो लोगों के साथ रहते थे, काम होती थी, लोग भरोसा करते थे सीपीआईएम के कैंडिडेट पे। अभी क्या ऐसा रणनीति मैंने आप लोग मतलब प्लान करने वाले हैं? देखिए, पहले हम लोग बोलता था कि हमारे पार्टी के कोई बिकने वाला नहीं है, कोई गाय नहीं है जो बिक जाएगा, कोई कुत्ता नहीं है जो बिक जाएगा, यही हमारा पार्टी है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि अभी ऐसा हो रहा है। हमारे कोई एमएलए बिक जाता है, हमारे कोई काउंसिलर बिक जाता है, ये दुख की बात है। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है, हम लोग का पार्टी का भी उम्मीद है। देखिए, मेरा बारे में सोचिए, हम जब 2016 में तीसरी बार जीता, 5 साल से चर्चा चल रहा था मट्टी में जे मानुस चला जाएंगे दूसरे पार्टी में। तो हमने बहुत दिन पहले ही बोला, मैंने आखिरी सांस तक वो लाल झंडा में थे, लाल झंडा में ही रहेंगे, लाल झंडा लेके ही हम बसने चाहते हैं। ऐसा ही होना चाहिए सीपीआईएम में। लेकिन अभी हमारे पार्टी में बहुत सारे आदमी आ रहा है जो पार्टी को देख के नहीं, जो हमारे आइडियोलॉजी को देख के नहीं। आपने पालीगंज बाई इलेक्शन हुआ, सायरा सलीम 30% वोट लेकर आई, काफ़ी अच्छा परसेंटेज रहा आप लोगों के लिए, तो उनका एफर्ट दिखा, कैंपेनिंग के दौरान भी रही। लेकिन उस तरह से क्या एफर्ट आप कमेटी विधानसभा क्षेत्र में भी आपके कॉमरेड्स लोग करने वाले आने वाले वक्त में, क्या जनता इस बात को पूरी उम्मीद रहे, यकीन रखे? आप ही लोग एक सर्वे कीजिए, जितना वोट खुद वोटर ने दिया उस पर कितना वोट बाया महाज को मिला, और कितना वोट हम म्यूनसिपल इलेक्शन में बोलते हैं। अगर छप्पा वोट नहीं होता, अगर वोट में रिगिंग नहीं होता, हम बोल सकते हैं कितना सीट हम जीतते थे। हम 4 नंबर जीतते थे, 5 नंबर जीता, 3 नंबर जीतने वाला था, 2 नंबर जीतने वाला था। कमेटी से 4 सीट हम लोग जीते थे। कल भी इलेक्शन होगा, इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पूरा म्यूनसिपल बोर्ड हम लोग का होगा। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ ऐसा प्लान आप लोगों का? देखिए, अगर पब्लिक को नहीं मिलेंगे, पब्लिक को सपोर्ट नहीं मिलेंगे, पब्लिक नहीं आके सामने खड़े होंगे, तो इसको अब मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनका साथ पुलिस है,
उनका सब गवर्नमेंट मशीनरी है, उनका सब जो इलेक्शन करने आता है वो लोग हैं। इसको खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ CPIM कैंडिडेट, सिर्फ मायावती के सपोर्टर वो लोग नहीं चलेगा। एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। हम हर इलेक्शन में आएंगे, हम हमारा कीमती वोट हम नहीं दे पाएंगे। आदमी तो एक रोज सोचेंगे, एक रोज तो हिम्मत से लड़ेंगे, उसी रोज जीत होंगे। शुक्रिया दादा बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। सब कोई को दोबारा ईद मुबारक, अच्छा रहिए। आप देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से कमेटी विधानसभा क्षेत्र के एक MLA मानुष मुखर्जी साहब, जिनसे हम लोगों ने हिंदुस्तान के हालात हाजरा और इनके पार्टी से मुतल्लिक बात की। आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगे तो हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।